हवेली के आंगन में चमेली की खुशबू फैली थी, लेकिन जोया के दिल में अजीब सी हलचल थी। आज पूरे 5 साल बाद ज़यान वापस आ रहा था। ज़यान वही कज़न जिससे जोया की बचपन में हर बात पर लड़ाई होती थी, लेकिन जिसके बिना उसका बचपन अधूरा था। जोया, जरा बाहर तो देख, ज़यान की गाड़ी आ गई है। दादी अम्मा ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए आवाज दी। जोया ने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और खिड़की के पर्दे के पीछे छुपकर नीचे झांका। नीचे एक लंबी, काली कार रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा, गबरू जवान बाहर निकला। उसने डार्क सनग्लासेस पहने थे और उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो बचपन वाला शरारती ज़यान नहीं, बल्कि एक गंभीर और हैंडसम इंसान लग रहा था। जैसे ही ज़यान ने चश्मा हटाया, उसकी नज़र सीधे ऊपर उसी खिड़की पर गई जहां जोया खड़ी थी। जोया ने झट से पर्दा गिरा दिया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वही पुराने नखरे। ज़यान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। रात के खाने पर पूरी हवेली सजी हुई थी। सब लोग मेज पर बैठे थे, बस जोया और ज़यान एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ज़यान बेटा, अब तो तुम लौट आए हो। अब हमने सोचा है कि तुम्हारी और जोया की वो पुरानी बात पक्की कर दे, बड़े अब्बू ताया जी ने निवाला तोड़ते हुए कहा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया के हाथ से चम्मच गिर गया। अब्बू, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ज़यान की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। उसने जोया की तरफ देखा भी नहीं। जोया को लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो। वो चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दुख इस बात का है कि शादी की बात हुई, या इस बात का कि ज़यान ने इतनी बेरुखी से इनकार कर दिया। रात के 12 बज रहे थे। हवेली के सब लोग सो चुके थे, लेकिन जोया को नींद नहीं आ रही थी। वो ठंडी हवा खाने के लिए पुरानी हवेली की छत पर चली गई। उसे लगा वहां कोई नहीं होगा, पर अंधेरे में एक जलती हुई सिगरेट की रोशनी दिखी। वहां ज़यान खड़ा था, रेलिंग के सहारे आसमान को देख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ज़यान की आवाज़ सुनकर जोया ठिठक गई। उसकी आवाज़ में वही पुरानी बेरुखी थी। जोया ने पलटकर जवाब दिया, ये मेरी हवेली भी है ज़यान भाई, और वैसे भी नीचे सबके सामने मेरा अपमान करके क्या आपको चैन नहीं मिला? ज़यान मुड़ा और जोया के करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। अपमान? जोया, तुम नादान हो। तुम्हें लगता है कि ये शादी सिर्फ एक रस्म है? मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं खींचना चाहता। जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन सा दलदल? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें लंदन में कोई और पसंद है, या फिर तुम मुझसे नफरत करते हो? ज़यान ने गुस्से में पास पड़ी एक कुर्सी पर हाथ मारा। नफरत? काश मैं तुमसे नफरत कर पाता। सच तो ये है कि मैं लंदन से हार कर आया हूँ। मेरा बिजनेस डूब चुका है और मुझ पर लाखों का कर्ज है। मैं तुम्हें एक कंगाल इंसान की दुल्हन नहीं बनाना चाहता। जोया सन रह गई। उसे उम्मीद थी कि कोई लड़की होगी, पर यह सच तो और भी डरावना था। ज़यान की आवाज़ भारी हो गई थी। वो जिसे बचपन का इब्दू समझ रही थी, वो असल में अपनी बर्बादी का बोझ अकेले उठा रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर दादी अम्मा ने जोया का हाथ पकड़ा और ज़यान की तरफ देखते हुए कहा, अगले हफ्ते तुम दोनों का निकाह होगा। मैंने मौलवी साहब से बात कर ली है। जोया ने ज़यान की तरफ देखा। ज़यान की नज़रें झुकी हुई थीं। वो चुप था। तभी हवेली के दरवाजे पर एक नई कार रुकी। कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरी, मॉडर्न कपड़े और हाथ में बड़ा सा बैग। ज़यान, तुम बिना बताए यहाँ आ गए? उस लड़की ने अंदर आते ही ज़यान को गले लगा लिया। पूरे घर वाले हैरान रह गए। जोया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। क्या ये वही लड़की थी जिसकी वजह से ज़यान परेशान था, या ये कोई और ही कहानी थी? हवेली के ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। वो लड़की, जिसका नाम सारा था, ज़यान के पास ऐसे खड़ी थी जैसे उस पर सिर्फ उसी का हक हो। ज़यान, तुम लंदन से अचानक गायब हो गए। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, सारा ने चहकते हुए कहा और जोया की तरफ एक तिरछी नज़र डाली। जोया को सारा का वो अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया। दादी अम्मा ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, ज़यान बेटा, ये कौन है? ज़यान थोड़ा हिचकिचाया। दादी, ये सारा है। लंदन में मेरी बिजनेस पार्टनर रही है। जोया का दिल तेजी से धड़क रहा था। सिर्फ पार्टनर या कुछ और? उसने मन ही मन सोचा। सारा ने जोया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, तुम जोया होगी? ज़यान अक्सर कहता था कि उसकी एक छोटी सी रोतलू बहन जैसी कजिन है गांव में। बहन जैसी? जोया को लगा जैसे किसी ने कलेजे पर नमक छिड़क दिया हो। उसने हाथ नहीं मिलाया और ज़यान की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहा, ज़यान भाई, मेहमान आए हैं तो उनकी खातिरदारी कीजिए। मैं ज़रा अपना काम देख लूँ।
जोया वहां से पैर पटकती हुई चली गई, लेकिन उसके पीछे जयान की बेबस नजरें उसे देख रही थीं। शाम को जोया ने देखा कि जयान अकेले बाग में बैठा कुछ कागजात देख रहा था और काफी परेशान लग रहा था। सारा अंदर दादी अम्मा को अपनी लंदन की कहानियां सुना रही थी। जोया दबे पांव जयान के पास गई। उसके हाथ में चाय का कप था। चाय पी लीजिए, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, जोया ने रूखेपन से कहा। जयान ने कागज छिपाने की कोशिश की। जोया, तुम यहाँ जाओ, सारा के पास बैठो, उसे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगेगी। मुझे दिखावा पसंद नहीं है जयान। जोया जमीन पर उसके पास बैठ गई। मैंने कल रात आपकी बातें सुनी थी। आपका बिजनेस डूब रहा है, कर्ज है, और ये सारा, क्या ये भी उसी कर्ज का हिस्सा है? जयान ने एक लंबी आह भरी। सारा के डैड मेरे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जोया। अगर मैंने उनसे मदद मांगी तो मुझे सारा से शादी करनी पड़ेगी, यही उनकी शर्त है, और अगर नहीं मांगी तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। जोया ने जयान का हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब उसने उसे इतने हक से छुआ था। तो सड़क पर आ जाइए। जोया की आंखों में चमक थी। क्या हुआ अगर पैसे नहीं हैं? ये हवेली हमारी है, ये जमीन हमारी है। मैं अपनी सारी पुश्तैनी ज्वेलरी और अपनी सेविंग्स आपको देने को तैयार हूँ। हम मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन किसी की शर्त के आगे झुककर अपना सौदा मत कीजिए। जयान हैरान था। जिस लड़की को वह नादान समझ रहा था, वो उसके लिए ढाल बनकर खड़ी थी। जोया, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? जयान ने धीरे से पूछा। जोया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दादी ने हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों पर तय नहीं किया था। मैंने तो आपको बचपन से ही अपना मान लिया था। जोया और जयान की नजदीकियां सारा की आंखों में खटकने लगी थी। जब उसने छुपकर सोया को अपनी ज्वेलरी के डिब्बे जयान को देते देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तो ये छोटी सी गांव की लड़की मेरा खेल बिगड़ेगी? सारा ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत अपने डैड को फोन किया और एक नई चाल चली। अगली सुबह सारा ने सबके सामने तमाशा शुरू कर दिया। जयान, अगर तुमने आज शाम तक मेरे डैड के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए तो वो तुम्हारी इस हवेली को नीलाम करवा देंगे। उनके पास तुम्हारे सारे पुराने कर्ज के पेपर्स हैं। दादी अम्मा और बड़े अब्बू सन रह गए। जयान का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन जोया घबराई नहीं। उसने जयान की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, भरोसा रखिए, मैंने वकील साहब से बात कर ली है। जोया ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था। उसने चुपके से जयान के पुराने लैपटॉप से वो ईमेल्स निकाल लिए थे जिनसे साबित होता था कि सारा के डैड ने ही जयान के बिजनेस में हेराफेरी की थी। हवेली में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन माहौल भारी था। दादी ने जिद की कि आज ही जोया और जयान का निकाह होगा ताकि सारा और उसके डैड को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। जोया लाल जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर थीं। जयान शेरवानी पहने बैठा था, पर उसके माथे पर पसीना था। जैसे ही काजी साहब ने पूछा, जयान बेटा, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? तभी सारा के डैड पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुए। ये निकाह नहीं हो सकता। जयान एक धोखेबाज है और इसे जेल जाना होगा। जोया अपनी जगह से उठी और एक लिफाफा पुलिस की तरफ बढ़ाया। ठहरिए, जेल जयान भाई नहीं, बल्कि ये मिस्टर खन्ना, सारा के डैड, जाएंगे। ये रहे वो सबूत जो बताते हैं कि इन्होंने जयान के पैसे चुराए और उसे कंगाल दिखाया ताकि वो अपनी बेटी सारा की शादी जयान से करवा सके और इस हवेली पर कब्जा कर सके। सारा और उसके डैड के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने सबूत देखते ही उन्हें हिरासत में ले लिया। सारा चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। सब कुछ ठीक हो गया था। जयान ने राहत की सांस ली और जोया का हाथ थामकर कहा, कबूल है, मुझे ये निकाह 100 बार कबूल है। पूरी हवेली खुशियों से गूंज उठी। निकाह के बाद जयान जोया के लिए तोहफा लेने शहर की तरफ निकला। जोया छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी जोया के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से जोरदार धमाके और चीखने की आवाजें आ रही थीं। हेलो, क्या आप जयान की फैमिली से हैं? यहाँ हाईवे पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। जोया के हाथ से फोन गिर गया। उसकी मेहंदी वाली हथेलियां कांपने लगीं। जिस खुशी का उसने बरसों इंतजार किया था, क्या वो एक पल में छिनने वाली थी? जोया पागलों की तरह एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची। वहां जयान की कार बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। जमीन पर खून के निशान थे जो झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, जयान अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा। जोया ने पलटकर देखा। सामने एक लंबा, गबरू जवान खड़ा था जिसकी आंखों में नफरत की आग थी। वो कोई और नहीं, आर्यन था, सारा का पुराना मंगेतर और बचपन का आशिक।
आर्यन ने हाथ में ज़यान की घड़ी पकड़ी हुई थी जिस पर खून लगा था। सारा ने तुम्हारी वजह से जलील होकर जेल का रास्ता देखा है, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी ज़यान के इंतजार में तड़प कर गुजारोगी। जोया की आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। आर्यन, अगर ज़यान को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगी। हवेली में जहां खुशियां थी वहां मातम छा गया था। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, लेकिन जोया चुप नहीं रही। उसने अपनी मेहंदी वाले हाथों से अपनी पुश्तैनी तलवार उठाई जो हवेली की दीवार पर सजी रहती थी, और आर्यन के ठिकाने का पता लगाने निकल पड़ी। उसे याद आया कि ज़यान के फ़ोन का लाइव लोकेशन उसके लैपटॉप से कनेक्टेड था। उसने लोकेशन ट्रैक की, पुराना गोदाम शहर के बाहर। वहां ज़यान को जंजीरों से बांधकर रखा गया था। आर्यन उसे पीट रहा था। बोल, कहाँ है वो बिजनेस के पेपर्स जो तुमने सारा के डैड से छीने थे? तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। जोया वहां खड़ी थी। ज़यान को छोड़ दो आर्यन, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आर्यन जोर से हंसा। एक लड़की मुझे डराएगी? उसने बंदूक निकाली और जोया पर तान दी, लेकिन जोया ने फुर्ती से बगल में रखा जलता हुआ मशाल आर्यन की तरफ फेंक दिया। पूरे गोदाम में आग लग गई। भगदड़ मच गई। जोया ने दौड़कर ज़यान की जंजीरें खोलने की कोशिश की, पर चाबी आर्यन के पास थी। आर्यन आग की लपटों के बीच से जोया की तरफ बढ़ा। तुम दोनों यहीं जलकर मरोगे। गोदाम में आग की लपटें आसमान छू रही थीं। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आर्यन पागलपन में हंस रहा था, लेकिन तभी छत का एक जलता हुआ हिस्सा उस पर गिर गया और वह वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ जोया और जंजीरों में जकड़ा हुआ ज़यान बचे थे। जोया, तुम जाओ यहाँ से, पूरी छत गिरने वाली है, मेरी फिक्र मत करो। ज़यान चिल्लाया। उसकी आवाज़ में दर्द और बेबसी थी। जोया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। उसने पास पड़ा एक भारी लोहे का रॉड उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर के ताले पर वार किया। कड़क, ताला टूट गया। ज़यान आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो जख्मी था और चल नहीं पा रहा था। जोया ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। तभी ऊपर से एक जलती हुई लकड़ी की भारी शहती बीम ज़यान के ऊपर गिरने वाली थी। जोया ने बिना एक पल सोचे ज़यान को जोर से धक्का देकर बाहर की तरफ फेंक दिया और खुद उस शहती के नीचे आ गई। जोया! ज़यान की चीख गूंज उठी। हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर सन्नाटा था। ज़यान व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं, पर उसकी नज़रें सिर्फ कांच के पार लेटी जोया पर टिकी थीं। जोया का आधा शरीर जल चुका था और वो कोमा में थी। डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, मिस्टर ज़यान, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर अगले 24 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो। ज़यान के अंदर का इंसान मर चुका था। वो रेंगता हुआ जोया के बेड के पास गया और उसका वो हाथ थामा जो जलने से बच गया था। जोया, तुमने मुझसे कहा था कि हम मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। देखो, मैंने सारा और उसके डैड को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब सिर्फ तुम और मैं हैं। ज़यान की आंखों से एक आंसू गिरा और जोया की हथेली पर जा टिका। अचानक मॉनिटर पर चलती हुई सीधी लकीर में हलचल हुई। जोया की उंगलियों ने ज़यान के हाथ को हल्का सा दबाया। उसकी आंखें धीरे से खुली और चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान की एक हल्की सी झलक दिखी। ज़यान भाई, आप रो रहे हैं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। ज़यान हंसा और रोया भी। अब कभी भाई मत कहना जोया, तुम मेरी हमसफर हो, मेरी जिंदगी हो। 6 महीने बाद हवेली फिर से रोशनी से जगमगा रही थी। जोया अब ठीक हो चुकी थी, हालांकि उसके हाथ पर जलने का एक निशान रह गया था, जिसे वो अपना इश्क का मेडल कहती थी। दादी अम्मा ने दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए। इस बार कोई शर्त नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ प्यार और लिहाज था। ज़यान ने जोया के कान में धीरे से कहा, लंदन का बिजनेस तो डूब गया, पर तुम्हारे साथ रहकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जीत ली है। जोया मुस्कुराई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। पुरानी हवेली की वो दहलीज आज एक नई और खूबसूरत कहानी की गवाह बन गई थी।